नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल का नाम पर। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं डर और रहस्य से भरी कहानियाँ जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। तो देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए एक ऐसी दहला देने वाली कहानी सुनने के लिए जिसका नाम है भूत बंगला। क्या आपने कभी सोचा है कि वीरान पड़े किसी बंगले की दीवारें भी रात को सांस लेती हैं? कहा जाता है इस बंगले में जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। लेकिन चार दोस्त जिज्ञासा और रोमांच में उस बंगले की ओर बढ़ गए और उसके बाद जो हुआ वो आपको नींद में भी डराने लगेगा। शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक छोटा सा कस्बा था रामगढ़। शांत, पुराना और साधारण सा, लेकिन इस कस्बे की सबसे बड़ी पहचान थी वर्मा बंगला पूर्णविराम। लोग उसे भूत बंगला कहकर पुकारते थे। वर्मा बंगला लगभग 100 साल पुराना था कहते हैं। वहां कभी एक बेहद अमीर जमींदार ठाकुर ओंकार वर्मा रहा करते थे। बंगले की भव्यता देखते ही बनती थी ऊंचे दरवाजे, काली लोहे की खिड़कियां और लाल रंग की ईंटों से बनी मोटी दीवार। लेकिन ठाकुर के परिवार का अंत बहुत ही रहस्यमयी था। किसी ने कहा चोरी हुई, किसी ने कहा परिवार पर किसी औरत की आत्मा का साया था और उसी रात से बंगला वीरान पड़ा है। लोगों का मानना था कि वहां से औरत के रोने की आवाज आती है, कभी बच्चों के हंसने की गूंज सुनाई देती है, तो कभी अचानक खिड़कियों पर किसी परछाई को खड़े देखा जाता है। गांव वालों ने उस बंगले के चारों तरफ ऊंची झाड़ियां उगने दी थी। कोई उस रास्ते से निकलता तक नहीं था। रामगढ़ के ही चार दोस्त थे, अर्जुन, समीर, करण और रोहन। चारों का ग्रुप कॉलेज से ही मशहूर था। शरारत, मस्ती और रोमांच में हमेशा आगे। लेकिन अर्जुन बाकी तीनों से थोड़ा अलग था। उसे रहस्यमयी चीजों का शौक था, भूत, तंत्र मंत्र और पुरानी कहानियां। उसके कमरे में भूत प्रेत की किताबें भरी रहती थीं। एक रात जब सब दोस्त चाय की दुकान पर बैठे थे, अर्जुन ने कहा, तुम सबको पता है ये वर्मा बंगला सच में हॉन्टेड है। कस्बे में कोई भी उस ओर जाता तक नहीं, लेकिन असली कहानी कोई नहीं जानता। समीर हंस पड़ा, अबे छोड़ भी दे, ये सब अंधविश्वास है। करण ने मजाक उड़ाया, हाँ भूत बंगला, और उसमें भूतनी घूम रही होगी घूंघट डालकर। लेकिन रोहन चुप था। वो बचपन से उस बंगले के बारे में अजीब अजीब बातें सुनता आया था। उसके पिता ने खुद कहा था कि कई साल पहले 2 मजदूर वहां काम करने गए थे और अगले दिन उनकी लाशें झाड़ियों में मिली थी। रोहन ने धीरे से कहा, दोस्तों ये मजाक नहीं है, सच में उस बंगले में कुछ अजीब है। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई, तो क्यों ना हम खुद जाकर देखें। शुरू में तीनों हंसे, लेकिन धीरे धीरे सबके अंदर भी जिज्ञासा जागने लगी। आखिर इतनी कहानियां क्यों, सच में वहां क्या है। फिर सबने तय किया कि शनिवार की रात वो बंगले में जाएंगे। समीर ने कहा, अगर गए तो सिर्फ कैमरा लेकर जो कुछ भी मिलेगा रिकॉर्ड करेंगे, फिर सबको दिखाएंगे कि भूत प्रेत कुछ नहीं होता। करण ने हाँ में हाँ मिलाई। रोहन डरते हुए भी तैयार हो गया। शनिवार की रात घड़ी ने 11:30 बजाए। चारों टॉर्च, कैमरा और मोबाइल लेकर कस्बे के उस पुराने रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते के दोनों ओर ऊंचे पेड़ और झाड़ियां थी। चारों पैदल चल रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा, बस कुत्तों के भौंकने की दूर दूर से आती आवाज। करीब आधे घंटे बाद वो सब बंगले के सामने खड़े थे। वर्मा बंगला, वो काली दीवारें, टूटी खिड़कियां, दरवाजे पर लटकती जंग लगी जंजीरें। हवा चलने पर वो जंजीरें आपस में टकराकर डरावनी आवाज करती थी। खन खन खन। चांद की धुंधली रोशनी बंगले की छत पर पड़ रही थी। ऐसा लग रहा था मानो पूरा बंगला किसी खौफनाक राज को छुपा रहा हो। अर्जुन ने सबसे पहले दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा कर्रर की आवाज करता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा था। चारों ने टॉर्च ऑन की। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। छत से जाले लटक रहे थे।
दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं ठाकुर वर्मा और उनका परिवार, लेकिन उन तस्वीरों की आंखें अजीब लग रही थीं। ऐसा लगता था जैसे वो चारों को घूर रही हों। समीर ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। ये देखो दोस्तों, आज हम सब वर्मा बंगले के अंदर हैं। यहाँ कोई भूत नहीं है, सब अंधविश्वास है। लेकिन तभी ऊपर वाली मंजिल से अचानक किसी औरत के कराहने की आवाज आई। सबके हाथ पैर सुन्न पड़ गए। करण घबराकर बोला, ये क्या था? अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, शायद हवा होगी, चलो ऊपर चलते हैं। चारों धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर कदम पर लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं। ऐसा लगता था जैसे कोई उन पर ध्यान दे रहा हो। ऊपर पहुंचकर उन्होंने देखा एक लंबा कॉरिडोर। दरवाजे दोनों तरफ हैं, लेकिन कॉरिडोर के बीचों बीच एक पुराना झूमर लटका था जो हल्की हल्की हिल रहा था। हालांकि हवा का कोई झोंका नहीं था। अचानक कॉरिडोर के सबसे आखिरी कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। क्रीक, अंदर बिल्कुल अंधेरा, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने साहस करके टॉर्च अंदर डाली। कमरे में टूटा हुआ फर्नीचर, बिखरे कागज और कोने में रखा एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक। रोहन ने कांपते हुए कहा, ये वही कमरा है जहां ठाकुर की बेटी की लाश मिली थी। समीर हंसकर बोला, डरपोक मत बनो, चलो देखते हैं अंदर क्या है। चारों कमरे में दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी सीधे संदूक पर पड़ी। अचानक संदूक का ढक्कन अपने आप हिला और उसी वक्त पीछे दरवाजा जोर से बंद हो गया। इधर काम चारों चीख पड़े। चारों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो बाहर से बंद था। समीर ने कैमरा नीचे रख दिया, उसकी सांसें तेज हो गई थी। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, संदूक खोलना पड़ेगा, हो सकता है जवाब वहीं मिले। रोहन चिल्लाया, पागल हो गया है, उसमें पता नहीं क्या हो। लेकिन अर्जुन ने संदूक पर हाथ रखा। ढक्कन धीरे धीरे उठने लगा और जैसे ही ढक्कन पूरा खुला, अंदर से एक भयानक औरत की चीख गूंज उठी। कमरे की दीवारें कांप उठी। टॉर्च की रोशनी अपने आप बुझ गई और सब कुछ काला हो गया। दोस्त अंधेरे में चीख पड़े। कमरे की दीवारें गूंज रही थीं, जैसे किसी ने भीतर से जानवर को छोड़ दिया हो। अर्जुन ने टॉर्च बार बार ऑन करने की कोशिश की, लेकिन रोशनी नहीं आई। समीर ने कैमरे का नाइट मोड चालू किया। उसकी स्क्रीन पर जो दिखाई दिया, उसे देख सबके रोंगटे खड़े हो गए। कैमरे की धुंधली हरी रोशनी में दीवार पर किसी औरत की परछाई हिल रही थी। उसके लंबे बाल जमीन तक झूल रहे थे और चेहरा काले धुएं की तरह धुंधला था। धीरे धीरे वो परछाई संदूक के पास आकर रुक गई। रोहन ने कांपती आवाज में कहा, ये सच में है भूत। उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। करण ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया, लेकिन दरवाजा ऐसे लगा जैसे लोहे से जकड़ दिया गया हो। अचानक संदूक फिर से हिला और उसमें से खून की बदबू बाहर आने लगी। कमरे में बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। चारों को लगा जैसे उनकी सांसें जम जाएंगी। अर्जुन ने खुद को संभालते हुए चिल्लाया, कौन है यहाँ, सामने आ। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, परछाई धीरे धीरे मुड़ी और कैमरे की स्क्रीन पर उसका चेहरा साफ दिखा। कटी हुई गर्दन से लटकता सिर और खाली आंखों के गड्ढे। समीर ने कैमरा गिरा दिया और पीछे हटने लगा। अचानक उसकी पीठ से कोई अदृश्य ताकत टकराई और वो जोर से फर्श पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही कमरे की चारों दीवारों पर खून से लकीरें बनने लगी। लकीरों ने मिलकर एक शब्द बनाया, यहाँ से जाओ। चारों दोस्त सन्न रह गए। रोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा था यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी संदूक का ढक्कन पूरी तरह खुल गया। अंदर एक पुराना सड़ा हुआ लाल जोड़ा रखा था। उस पर खून के धब्बे थे और साथ ही टूटी हुई चूड़ियां। और उसी जोड़े के बीच में एक फोटो थी ठाकुर वर्मा और उनकी बेटी की। फोटो पर किसी ने नुकीली चीज से आंखें फाड़ दी थीं।
अचानक कमरे की छत से चीखों की गूंज आई। ऐसा लगा जैसे कई औरतें एक साथ चिल्ला रही हों। झूमर जोर से हिलने लगा और फिर सीधे फर्श पर आ गिरा। कांच के टुकड़े बिखर गए और उनके बीच समीर का हाथ कट गया। खून बहने लगा और जैसे ही उसकी बूंदें जमीन पर गिरी, संदूक से धुआं निकलना शुरू हो गया। उस धुएं के बीच वही औरत खड़ी थी, लंबा काला घूंघट और लाल आंखें। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम्हें किसने बुलाया यहाँ? चारों दोस्त कांपते हुए एक दूसरे से लिपट गए, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। कॉरिडोर अंधेरे में डूबा था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उन्हें बाहर भागने का मौका दिया हो। करण ने चिल्लाकर कहा, भागो। चारों भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और पीछे से वो औरत लगातार चीख रही थी। नीचे पहुंचते ही अर्जुन ने मुख्य दरवाजा खोला। बाहर रात का चांद चमक रहा था। चारों ने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो बंगले के गेट तक पहुंचे, लोहे की जंजीर अपने आप हिलकर गिर पड़ी। उसकी खनखनाहट इतनी तेज थी कि सबके कान सुन्न हो गए। चारों गांव की ओर भागते रहे। सांस फूल गई, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन तभी अर्जुन ने रुककर पीछे देखा। बंगले की ऊपरी खिड़की पर वो औरत खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे को चीर रही थीं और उसके होंठ हिल रहे थे जैसे वो कुछ कह रही हो। अर्जुन की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। धीरे धीरे उसके कानों में वो आवाज आई, ये तो बस शुरुआत है। चारों लड़खड़ाते हुए गांव की ओर भाग रहे थे। सांसें तेज थी, सीने में जैसे दिल बाहर निकल आएगा। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि पीछे से किसी औरत के पायल की छन-छन अब भी सुनाई दे रही थी। रोहन ने घबराकर कहा, वो हमारे पीछे आ रही है। समीर ने चीखते हुए जवाब दिया, चुप कर और भाग, पीछे मत देख। लेकिन इंसान की फितरत है डर के बावजूद देखने की। करण ने एक झलक पीछे ली। अंधेरे रास्ते पर धुंध के बीच लाल साड़ी लहराती दिखाई दी। वो औरत धीरे धीरे उनके पीछे बढ़ रही थी, मगर उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। करण के पैर कांप गए। वो तो सच में आ रही है। उसकी आवाज टूट रही थी। चारों किसी तरह गांव की चौपाल तक पहुंचे और वहीं गिर पड़े। गांव के कुछ लोग देर रात चौपाल के पास सो रहे थे। उनकी नींद टूटी और जब उन्होंने इन लड़कों की हालत देखी तो सब घबरा गए। एक बुजुर्ग दौड़कर आया, गांव का पंडित। उसने चारों को उठाया और तुरंत घर ले गया। वहां धूप, अगरबत्ती और गंगाजल से उनका शुद्धिकरण किया गया। कुछ देर बाद उनकी सांसें सामान्य हुई, लेकिन अर्जुन अब भी कांप रहा था। उसने पंडित का हाथ पकड़कर कहा, पंडित जी, वो बंगला सच में शापित है, वहां कुछ है। वो औरत उसने कहा, ये तो बस शुरुआत है। पंडित के चेहरे का रंग उड़ गया। वो धीरे धीरे बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था उस ओर मत जाना। उस बंगले में जो कैद है वो साधारण आत्मा नहीं, वो अधिष्ठित शक्ति है। अर्जुन ने पूछा, क्या मतलब? पंडित ने गहरी सांस ली और कहा, ठाकुर वर्मा की बेटी अनन्या, उसकी मौत साधारण नहीं थी। जिस रात उसकी शादी होने वाली थी, उसी रात वो दुल्हन के जोड़े में इस बंगले में मरी थी, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं ठाकुर ने अपनी जमीन बचाने के लिए तांत्रिक से सौदा किया था। उस सौदे में अनन्या की बलि चढ़ी और तब से उसका खून, उसका क्रोध इस बंगले से बंधा हुआ है। रोहन की आंखें भर आईं, तो उसका गुस्सा आज भी वही है। पंडित ने गंभीरता से सिर हिलाया। हाँ, औरत की आत्मा तब सबसे खतरनाक होती है जब उसे अन्याय के साथ मारा गया हो। वो सिर्फ डराती नहीं, बदला लेती है। समीर ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों आई? हमने तो उसका कुछ बिगाड़ा भी नहीं। पंडित ने उसकी ओर देखा, तुम्हारा कैमरा, तुमने उसकी तस्वीर कैद की है। अब वो बंधन तुम्हारे साथ जुड़ चुका है। सुनते ही सबके चेहरे सख्त हो गए। समीर को अचानक याद आया,
उसका कैमरा बंगले के कमरे में गिर गया था। उसकी रिकॉर्डिंग अभी भी वहीं चल रही होगी। अर्जुन ने माथे पर हाथ मार लिया। मतलब सच जानने के लिए हमें फिर से वहां जाना पड़ेगा। पंडित ने तुरंत मना किया, नहीं, अगर तुम दोबारा गए तो शायद वापस ना लौट सको। लेकिन अर्जुन की आंखों में जिद थी। उसने धीरे से कहा, सच छुपाने से मिटता नहीं। अगर इस आत्मा को न्याय चाहिए तो हमें उसकी कहानी पूरी जाननी होगी। बाकी तीनों चुप हो गए। गांव के उस कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ दिए की लौ कांप रही थी, जैसे किसी अदृश्य हवा ने उसे छुआ हो। और उसी सन्नाटे में खिड़की से अचानक वही औरत का चेहरा झलक गया। लाल आंखें, खून से सना घूंघट और होठों पर मुस्कान। उसने फुसफुसाकर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उस रात के बाद चारों दोस्तों की नींद गायब हो गई। अर्जुन हर वक्त वही खिड़की पर दिखा चेहरा याद करता। समीर का हाथ अब भी जख्मी था और घाव पर पट्टी होने के बावजूद उस पर अजीब सी जलन बनी रहती। रोहन बार बार कहता, हमने गलती की है, हमें गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन अर्जुन की जिद बढ़ती जा रही थी। 3 दिन बाद जब सब गांव के मंदिर में पंडित से मिले तो अर्जुन ने साफ कहा, पंडित जी, चाहे कुछ भी हो, मैं फिर उस बंगले में जाऊंगा। उस औरत की आत्मा का सच जाने बिना चैन नहीं मिलेगा। पंडित ने आंखें बंद की और धीरे से बोला, अगर गए तो इस बार साधारण टॉर्च और कैमरे से काम नहीं चलेगा। तुम्हें शक्ति के सहारे की जरूरत होगी। उसने उन्हें 4 ताबीज दिए जिन पर लाल धागे में मंत्र बंधा हुआ था। इन्हें हमेशा गले में रखना और जो भी हो, अगर बंगले के भीतर दीवारों पर कोई चिन्ह बने तो उसे हाथ मत लगाना, वो तांत्रिक की शक्ति है। रात को चारों फिर निकले। इस बार कदम भारी थे, लेकिन भीतर कहीं डर की जगह अजीब सी जिज्ञासा थी। रास्ते में हर झाड़ी, हर पेड़ की परछाई उन्हें रोक रही थी, मगर अर्जुन सबसे आगे बढ़ता रहा। बंगले के गेट तक पहुंचते ही उन्होंने देखा वो टूटी जंजीर अब जमीन से उठी हुई थी और हवा में लटक रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ रखा हो। समीर ने धीरे से कहा, यह हमें अंदर बुला रही है। करण का चेहरा पीला पड़ गया, या फिर फंसाने के लिए बुला रही है। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजा धक्का दिया। इस बार आवाज नहीं हुई। दरवाजा बिल्कुल चुपचाप खुल गया। अंदर अंधेरे में एक ठंडी गंध थी, जैसे गीले मिट्टी और खून की। चारों अंदर दाखिल हुए। टॉर्च की रोशनी दीवारों पर पड़ी। जहां पहले सिर्फ धूल और जाले थे, अब वहां अजीब काले चिन्ह बने थे। वो तांत्रिक चिन्ह थे जिनके बीच में सूखी हड्डियां रखी थी। रोहन की हालत खराब हो गई। पंडित ने मना किया था, इन्हें छूने से चलो वापस चलते हैं। लेकिन अर्जुन कमरे की ओर बढ़ चुका था। वो वही कमरा था जहां संदूक रखा था। कमरा अब वैसा नहीं था। संदूक खुला पड़ा था और उसमें से धुंध निकल रही थी। फर्श पर लाल रंग से गोलाकार मंडल बना था, जिसके बीच में वो लाल दुल्हन का जोड़ा रखा था और उसके पास कैमरा, समीर का कैमरा जो उन्होंने पिछली बार गिराया था। अर्जुन ने कैमरा उठाया और प्ले किया। रिकॉर्डिंग अब भी वहीं से चल रही थी जहां गिरने के बाद रुकी थी। स्क्रीन पर दिखा, चारों डर के मारे खड़े हैं। संदूक खुलता है और फिर अचानक कैमरा खुद ब खुद घूमता है। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि रिकॉर्डिंग में 5वां इंसान भी दिख रहा था। लाल घूंघट वाली औरत जो उनके बीच खड़ी थी और उसकी आंखें सीधे कैमरे की ओर देख रही थी। समीर ने कैमरा जमीन पर पटक दिया, बस अब और नहीं। लेकिन उसी पल पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों से खून रिसने लगा। फर्श पर बनी आकृति से धुआं उठा और उसके बीच से वही औरत खड़ी हो गई। उसका चेहरा इस बार साफ था। कटी हुई गर्दन से खून टपक रहा था, आंखें जल रही थी। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम लौट आए, अब मेरा बदला पूरा करोगे। चारों पीछे हटे, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंधेरा गहराने लगा। औरत आगे बढ़ी और उसके पैरों के नीचे जमीन पर आग की लपटें उठी। रोहन चिल्लाया, ये तांत्रिक की साधना है,
हमें यहाँ से निकलना होगा वरना सब खत्म। लेकिन अर्जुन वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो धीरे से बोला, नहीं, मुझे उसकी कहानी सुननी है। अनन्या, हमें सच बता। औरत एक पल के लिए ठिठकी। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरी, जो फर्श पर पड़ते ही धुएं में बदल गईं। उसने धीमे स्वर में कहा, ठाकुर मेरा पिता था, लेकिन उसने मुझे बेटी नहीं सौदे की वस्तु समझा। कमरे में अचानक और भी आवाजें गूंजने लगी, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ रो रही हों। चारों दोस्तों को लगा कि दीवारें गिर पड़ेंगी। अचानक वो औरत चिल्लाई, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो उस तहखाने में जाओ जहां मेरी आत्मा को बांध कर रखा गया है। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी। फर्श बीच से फट गया और नीचे अंधेरा नजर आया, एक गुप्त तहखाना। अर्जुन ने बाकी तीनों की ओर देखा। उसकी आंखों में डर भी था और साहस भी। दोस्तों, यही असली रास्ता है। और चारों ने एक एक कर तहखाने में छलांग लगा दी। ऊपर दरवाजा बंद हो गया और अंधेरे में बस उनकी चीखें गूंज उठी। तहखाने में उतरते ही चारों को ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें बर्फ के पानी में धकेल दिया हो। ठंडी हवा उनके जिस्म को चीर रही थी और अंधेरे में टॉर्च की रोशनी भी थरथराती हुई कमजोर लग रही थी। नीचे पत्थरों से बनी लंबी सुरंग थी, जिसकी दीवारों पर सूखी खून की लकीरें खींची थी। समीर ने डरते डरते कहा, ये जगह, ये तो कब्र जैसी है। रोहन की सांसें भारी हो गईं। पंडित ने कहा था, तांत्रिक ने अनन्या की आत्मा को कैद किया था, शायद यही वो जगह है। चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर फर्श कर की आवाज करता। सुरंग के बीच बीच में लोहे के बने छोटे छोटे दरवाजे थे, जैसे कैदखाने की कोठरियां। अचानक किसी कोठरी से आवाज आई, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। चारों के पैर वहीं जम गए। आवाज एक औरत की थी, लेकिन बेहद कमजोर और टूटी हुई। अर्जुन कांपते हुए बोला, अनन्या। उसने टॉर्च अंदर डाली। कोठरी के भीतर कुछ हड्डियां बिखरी हुई थी और दीवार पर कीलों से लटका हुआ एक लाल दुपट्टा। लेकिन दुपट्टे पर खून टपक रहा था, जैसे वो अभी अभी किसी ने पहनकर उतारा हो। करण ने चीखते हुए कहा, ये सब झूठ है, ये हमें फंसा रही है। लेकिन उसी समय सारी कोठरियों से एक साथ आवाजें आने लगी, मुझे बाहर निकालो, मुझे इंसाफ दो, मुझे न्याय चाहिए। आवाजें इतनी तेज थीं कि चारों ने अपने कान बंद कर लिए। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। सुरंग के आखिर में एक बड़ा सा लोहे का दरवाजा दिखा। उस पर मंत्रों के निशान खुदे हुए थे और चारों ओर राख बिखरी हुई थी। अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, यही होगा वो तहखाना जहां अनन्या कैद है। समीर ने कांपते हुए कहा, लेकिन ये दरवाजा तो खून से सील किया गया है। और सचमुच दरवाजे पर किसी के हाथों के निशान खून से बने थे, जो अब भी गीले लग रहे थे। अचानक वो दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। जब रोशनी वापस जली तो चारों के होश उड़ गए। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा लोहे का पिंजरा था। उसमें एक औरत बैठी थी, लाल शादी के जोड़े में। उसके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे और चेहरे पर घूंघट पड़ा था। धीरे धीरे उसने घूंघट उठाया। कटी हुई गर्दन, खून से सना चेहरा और जलती हुई आंखें। वो अनन्या थी। उसकी आवाज पूरे तहखाने में गूंजी, तुम इंसान हो, लेकिन अब मेरी कैद का हिस्सा बन चुके हो। मेरे पिता ने मुझे तांत्रिक को सौंपा। मेरे लहू से उसने साधना की और जब मैंने विरोध किया तो इसी तहखाने में मुझे मारकर बांध दिया गया। उसकी चीख इतनी तेज थी कि दीवारों से मिट्टी झड़ने लगी, जंजीरें खनखनाने लगी। अर्जुन हिम्मत जुटाकर बोला, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। लेकिन अनन्या की हंसी गूंज उठी, आजाद? तुम्हारे खून के बिना ये बंधन नहीं टूट सकता। मुझे चारों का खून चाहिए, तभी ये कैद टूटेगी। इतना कहते ही जंजीरें अपने आप खुल गईं। अनन्या पिंजरे से बाहर निकल आई। उसके पांव जमीन को छुए बिना हवा में तैर रहे थे। उसकी आंखें लाल आग जैसी थीं और
उसके हाथ पंजों में बदल गए थे। समीर चीख पड़ा, भागो। चारों सुरंग की ओर दौड़े, लेकिन सुरंग की दीवारें अपने आप बंद होने लगी। हर तरफ से खून उभरने लगा और आवाजें गूंजने लगी। कोई बच नहीं सकता, कोई बच नहीं सकता। अर्जुन हांफते हुए बोला, अगर हमने उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं दिलाया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और तभी सुरंग के आखिर में उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें ठाकुर वर्मा, एक तांत्रिक और अनन्या खड़ी थी। लेकिन तस्वीर में अनन्या के चेहरे पर खून का क्रॉस बना था। अर्जुन ने तस्वीर हाथ में उठाई। जैसे ही उसने ऐसा किया, पूरी सुरंग हिलने लगी। अनन्या उनके सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा विकराल था। उसने चिल्लाकर कहा, अब तुम मेरे पाप के गवाह हो। अब या तो मुझे इंसाफ दिलाओ या फिर तुम्हारी मौत होगी। तहखाने की दीवारें कांप रही थीं। चारों दोस्त अनन्या के सामने खड़े थे, जिसके चेहरे पर खून और आंखों में जलती हुई आग थी। उसकी चीख गूंज रही थी, मेरा खून, मेरा न्याय, बिना उसके मैं मुक्त नहीं हो सकती। अर्जुन कांपते हुए बोला, तुम्हारा बदला किससे है, हमसे क्यों? अनन्या का चेहरा विकराल हो गया, मेरे पिता और वो तांत्रिक जिसने मुझे इस कैद में बांधा, अगर उनका वंश मिटे और उनका नाम हमेशा के लिए धूल में मिल जाए, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। अचानक तहखाने के कोनों से काला धुआं उठने लगा। उस धुएं से एक लंबा डरावना साया बना। तांत्रिक का, उसकी हड्डी जैसी पतली उंगलियां, लाल आंखें और गले में खोपड़ियों की माला थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, अनन्या, तू कभी मुक्त नहीं होगी। तू मेरी साधना का हिस्सा है और जो ये नादान लड़के यहाँ आए हैं, उनका खून तेरी शक्ति को और बढ़ाएगा। चारों सन्न रह गए। समीर ने डर से कांपते हुए कहा, ये तांत्रिक तो आज भी जिंदा है। साया हंस पड़ा, मैं मर चुका हूँ, पर मेरी साधना ने मुझे अमर कर दिया है। इस तहखाने में हर आत्मा मेरी शक्ति है। तभी अर्जुन ने पंडित का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ा और ऊंची आवाज में बोला, अगर तेरी साधना खून से बनी है तो ये मंत्र तुझे जला देगा। उसने ताबीज को तहखाने की आग में फेंक दिया। मंत्र जलते ही तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। तांत्रिक का साया दर्द से चिल्लाने लगा। अनन्या की जंजीरें टूट गईं और उसकी चीख पूरे बंगले को हिला गई। अब अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, सालों बाद कोई मेरे लिए खड़ा हुआ। उसका चेहरा पहली बार नरम पड़ा, लेकिन तभी तांत्रिक का साया फिर से मजबूत हो गया। उसने रोहन को पकड़कर दीवार से पटक दिया। रोहन की सांसें रुकने लगी। करण और समीर ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन साया उन्हें भी खींचने लगा। अनन्या गर्जी, नहीं, ये सब मेरे लिए आए हैं। अब मैं खुद अपना बदला लूंगी। उसका पूरा शरीर आग में बदल गया। उसने तांत्रिक के साये को दोनों हाथों से पकड़कर फाड़ डाला। तहखाने में इतनी तेज गूंज हुई कि चारों के कान से खून निकलने लगा। तांत्रिक का साया चीखता हुआ राख में बदल गया। बंगले की दीवारें गिरने लगी। अनन्या की आत्मा जलते हुए पिंजरे से उठी और आसमान की ओर जाने लगी। लेकिन जाने से पहले उसने अर्जुन की ओर देखा और मुस्कुराई। तुमने मुझे मुक्ति दी, लेकिन याद रखना, ये बंगला हमेशा प्यासा रहेगा। इतना कहते ही वो रोशनी बनकर गायब हो गई। चारों जैसे तैसे तहखाने से बाहर भागे। बंगला पीछे से ढह रहा था। दीवारें टूट रही थीं, छत गिर रही थी। आखिरकार चारों गांव के रास्ते तक पहुंच गए। पीछे मुड़कर देखा, वो भव्य बंगला अब राख और धूल में बदल चुका था। गांव वालों ने सुना कि उस रात आसमान में अजीब लाल रोशनी उठी थी। कहा जाने लगा कि अनन्या की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन कुछ दिनों बाद अर्जुन के मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था, नया वीडियो रिकॉर्डेड वर्मा बंगला। जब उसने खोला तो स्क्रीन पर वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई दी। उसकी आंखें सीधी कैमरे में घूर रही थीं और उसने फुसफुसाकर कहा, मैं वापस आऊंगी।